Assalamu alaikum students. Now we are going to study about the chemical nature of DNA. इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि how it was proved that DNA act as a genetic material, and now we have to study about the chemical nature or the chemical structure of the DNA. Actually, DNA was discovered in the 1869. That was after 4 years of Mendel's work. Mendel ने हमें जो है दो that he was called as the father of the genetics, लेकिन तब तक जो है वो हमारे पास DNA की कोई डिस्कवरी जो नहीं थी. इवन उसके वर्क के 4 years के बाद 1869 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड द DNA. 1869 में DNA की डिस्कवरी हुई and he extracted a white substance from the nuclei of the human cell as well as from the sperms of the fish. फिश के स्पर्म सेल से और ह्यूमन सेल के न्यूक्लियाई से उसने ये सब्सटेंस जो थी वो एक एक्सट्रैक्ट की as it was extracted from the nucleus, so that it was named as the nucleon. इसीलिए इसको न्यूक्लियन का नाम दिया गया as it was found to be the associated with the nucleus. When its chemical properties were studied, it was seen that it was acidic. Its nature was acidic, so that it was named as the nucleic acid. यानी इसको फिर इस एसिडिक नेचर की सब्सटेंस को जो कि न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट की गई थी, इट वाज नेम्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो इस सिलसिले में और कोई भी वर्क जो था या कोई भी रिसर्च जो थी वो सामने नहीं आई, एज द नथिंग वाज नोन फॉर इट्स फंक्शनिंग इन द सेल. काफ़ी सालों तक जो है वो साइंटिस्ट इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर ऑफ नहीं थे कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है या इसका फंक्शन जो है वो क्या है. और तकरीबन इसकी डिस्कवरी के तकरीबन 50 years के बाद then its structure was studied in the 1920s. ठीक है, 1869 में आप देखें कि इसकी डिस्कवरी हुई और उसके बाद 1920s में जाके सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो स्टडी किया गया एंड इट वाज स्टडीड बाय अ P.A. Levine and he showed the basic structure of the nucleic acid. He showed that the DNA consists of 3 main substances. उसमें उसने फर्स्ट टाइम जो था वो लेविन ने हमें बताया कि न्यूक्लिक एसिड या DNA जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. और वो 3 मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, दैट इज़ द नंबर 1 इज़ द फॉस्फेट, के एक जो है वो सबसे फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है फर्स्ट वन, और देन द सेकंड वन इज़ द 5 कार्बन शुगर्स. 5 कार्बन वाला शुगर जो है वो प्रेजेंट है. ये 5 कार्बन शुगर आप देख सकते हैं, ये इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर जो है दैट इज़ प्रेजेंट. दिस इज़ कॉल्ड एज द राइबोस शुगर और द 5 कार्बन शुगर. उसमें ये हमारे पास 2 तरह के जो है वो 5 कार्बन वाले शुगर हैं. दिस इज़ द राइबोस शुगर एंड दैट इज़ द डीऑक्सीराइबोस शुगर. Deoxyribose sugar is only found in the DNA, whereas the ribose sugar is found in the RNA. और ये 5 कार्बन शुगर क्यों कि ये आप देख रहे हैं इसमें 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं. और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका ये केमिकल फार्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे दिखाया हुआ. तो DNA में क्या है, एक हमारे पास फॉस्फेट है, दूसरी चीज़ जो है वो राइबोस शुगर है. अब वो राइबोस शुगर जो है वो अगर RNA होगा तो उसमें जो है वो राइबोस होगा, अगर DNA होगा उसमें डीऑक्सीराइबोस विल बी प्रेजेंट. एंड द थर्ड सब्सटेंस दैट इज़ द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस. तीसरी चीज़ उसमें क्या है, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस विच आर कॉल्ड एज द प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स. के 4 टाइप्स के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं. 2 आर कॉल्ड एज द प्यूरिन्स एंड द 2 आर कॉल्ड एज द पायरामिडीन्स. प्यूरिन्स में क्या है, प्यूरिन्स में हमारे पास एडानिन और ग्वानिन है,
और पायरामिडीन्स में हमारे पास साइटोसिन और यूरासिल है। इनका केमिकल स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आप देख रहे हैं। एडानिन में भी डबल रिंग प्रेजेंट है कार्बन का, और गुआनिन में भी डबल रिंग इज़ द फाउंड। साइटोसिन भी सिंगल रिंग है, और यहाँ पे थायमीन जो है वो भी सिंगल रिंग है। और एक तीसरी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द यूरासिल। यूरासिल क्या है एक्चुअली? ये डीएनए में यूरासिल नहीं होता, डीएनए में बल्कि थायमीन ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, जबकि इंस्टेड ऑफ द थायमीन यूरासिल इज़ प्रेजेंट इन द आरएनए। यानी आरएनए और डीएनए में डिफरेंस नाइट्रोजन बेसिस का अगर हम देखें तो वो यही एक डिफरेंस है कि डीएनए में हमारे पास थायमीन प्रेजेंट है, और अगर आरएनए होगा तो वो यूरासिल होगा इंस्टेड ऑफ थायमीन। बाकी साइटोसिन भी उसमें प्रेजेंट होगा, एडानिन भी प्रेजेंट होगा, और गुआनिन भी प्रेजेंट होगा। Adenine and guanine both have the double ring in their structural formula. These are named as the purines, whereas the cytosine and the thiamines, these have the single ring of the carbon. These are called as the pyrimidines. तो ये बेसिक जो हैं तीन चीज़ें बेसिक, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास डीएनए के। ये तीन चीज़ें जो है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन योर प्रीवियस क्लास के क्या हैं ये पायरामिडीन्स, प्यूरिन्स और फॉस्फेट और शुगर। अब एक्चुअली डीएनए जो है वो एक, आप कह रहे हैं कि दिस इज़ द पॉलीमर। पॉलीमर मीन कि छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट से मिलके ये एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। एंड दीज सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं वो मिलके हमारे पास डीएनए बनाते हैं, और हर एक सब यूनिट जो है इट इज़ नेम्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। Actually DNA molecule or the RNA molecules are made up of repeating units which are called as the nucleotides. And what is a nucleotide? अब हमने देखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है। A nucleotide consist of a nitrogen base। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है बेसिक चीज़, एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है which is attached to the carbon number 1 of the pentose sugar, जो कि एक पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज़ अटैच टू द कार्बन नंबर 5। एक नाइट्रोजन बेस, एक उसमें राइबोज शुगर और एक उसमें फॉस्फेट। ये तीन चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, दीज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड में जो है इनका जो कॉम्बिनेशन होता है या बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, ये सेंटर में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द राइबोज शुगर। ये इसके कार्बन उन्होंने दिखाए हुए हैं, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अगर आप गौर करें तो ये यही है, यही वाला जो है कार्बन, ये वही कार्बन है। यहाँ पे उन्होंने उसका ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला खोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़रा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये पूरा जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि इसमें एक जो है हमारे पास ये राइबोज जो है वो शुगर वो प्रेजेंट है, और उस राइबोज शुगर के जो कार्बन नंबर 1 है उस पर एक नाइट्रोजन बेस अटैच है, और इसका जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। ठीक है, यानी ये फिक्स पोजीशन है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। तो सो दैट दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड इन विच अ नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर 5 ऑफ द शुगर। And in addition to this there is also present a free hydroxyl group at the carbon number 3। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जो है ये कार्बन नंबर 3 पे एक OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जो फ्रीली प्रेजेंट है वो क्या काम करता है, वो भी नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि कैसे ये यूटिलाइज होता है नेक्स्ट बॉन्डिंग में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एज वी हैव डिस्कस्ड that the DNA is made up of repeating units which are called as the nucleotide।
यानी ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बार बार रिपीट होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते जाएंगे और हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बनता जाएगा। अब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे लिंक करता है, अब हमने ये देखना है। पहले हमने ये देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ टू न्यूक्लियोटाइड आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में किस तरह से बॉन्डिंग उनमें होती है। एक्चुअली द रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर न्यूक्लियोटाइड, यानी एक जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड, उसका आपने जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लेना है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेना है। यानी यहाँ पे आप देखें ये फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, और इधर से ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इधर से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। द रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है और इस न्यूक्लियोटाइड के ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कार्बन नंबर 3 में न्यूक्लियोटाइड पे ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फ्रीली प्रेजेंट। ये वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि यहाँ पे फॉस्फेट के साथ अटैच है। तो एक्चुअली दिस अटैचमेंट between the phosphate group of one nucleotide and the hydroxyl group of the other nucleotide is called as the dehydration synthesis। क्यों इसको हम कहते हैं dehydration synthesis? Because one molecule of water is produced in this synthesis। इस synthesis में एक molecule जो है वो water का produce होता है and a covalent bond is formed between the two groups, और उसके रिजल्ट के तौर पे दोनों के दरमियान में एक covalent bond जो है वो बनता है। तो so that this is called as the dehydration synthesis। The phosphate and the hydroxyl groups of the two nucleotides react chemically with each other to form the chains of the nucleotides of the DNA or the RNA। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में लिंक हुए हुए हैं। जिस तरह से ये दो न्यूक्लियोटाइड लिंक हुए हुए हैं, इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ आके तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके बाद चौथा न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन में अरेंज होते जाती हैं और हमारे पास डीएनए की चेन जो है वो बनती रहती है। When the many nucleotides are joined with together, they form a long chain which is called as a polynucleotide chain। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है, एंड दिस चेन इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एंड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द टू शुगर्स। यहाँ पे आप दोबारा ज़रा इसको गौर करें कि यहाँ पे ये सेंटर में फॉस्फेट ग्रुप है। दिस फॉस्फेट ग्रुप इज़ लिंक्ड विद द टू शुगर्स। ये आप देखें पर्पल कलर में ये दो शुगर्स उन्होंने दिखाए में राइबोस शुगर, एक ऊपर और एक नीचे। ये दरमियान में फॉस्फेट ग्रुप है, ये PO और P डबल बॉन्ड O और PO, ये फॉस्फेट है दरमियान में। ये फॉस्फेट इधर से इस शुगर के साथ अटैच है और इधर से इस शुगर के साथ अटैच है। इस शुगर के साथ ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच है और इस शुगर के साथ ये कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। तो इन दिस केस अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द टू शुगर्स बाय मींस ऑफ अ पेयर ऑफ एस्टर बॉन्ड, कि एक यहाँ पे जो है वो पेयर ऑफ एस्टर बॉन्ड बनता है। एस्टर बॉन्ड कौन सा है? ये वाला बॉन्ड POC, यानी फॉस्फेट और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। इधर फिर फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, POC। एक ये हमारे पास बॉन्ड बनता है और एक ये POC, यानी ये फॉस्फेट जो है दो एस्टर बॉन्ड जो है वो बना रहा है। तो इसलिए इसको जो है वो इसको जो है हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। In this way, thousands of the nucleotides join together in the form of the long chains। यानी इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट जो हैं वो
चेन बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक फॉस्फेट जो है वो 2 शुगर के साथ अटैच है, एक शुगर के वो कार्बन नंबर 3 के साथ और दूसरे शुगर के वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आके नेक्स्ट जो है वो अगला जो है वो न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होगा कि ये वाला कार्बन नंबर 3 उसमें इन्वॉल्व होगा और इधर से अगले का जो है वो कार्बन नंबर जो है वो 5 इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पे फ्रीली हमने प्रेजेंट कहा था वो यहाँ पे बॉन्डिंग में जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। एक हाइड्रोजन इधर से रिलीज़ होगा और एक इधर से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ होगा। देन देयर विल बी प्रोड्यूस द वाटर, और उसके रिजल्ट के तौर पे एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ भी ये लिंकेज प्रोड्यूस होगा, उसके रिजल्ट के तौर पे एक वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पे एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो in this way the linear strands of the DNA and RNA are the produced. But in case of the linear strands of the DNA and the RNA, they always have a free 5' phosphate group at the one end and 3' at the other end. यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप गौर से देखेंगे, अगर इसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती जाए, चाहे वो कितनी ही लंबी हो जाए, बेशक उसमें हंड्रेड्स हों या 1000 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हों, एंड पे हमें हर हाल में यहाँ पे 2 एंड जो है वो फ्री मिलते हैं। ऊपर जो है, ऊपर वाला एंड जो है क्योंकि ये 5 कार्बन के साथ है तो इसको हम कहते हैं 5 एंड या 5', और नीचे जो है ये 3 कार्बन एटम है, दिस विल बी कॉल्ड एज द 3'। अब नेक्स्ट जो अटैचमेंट होगी उसमें एक का जो है ये 5 वाला एंड यूटिलाइज होगा और एक का जो है वो 3 वाला एंड जो है वो यूटिलाइज होगा। और आप कितनी भी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएं, हमेशा वो एंड इसी तरह से करेगी कि एक एंड पे जो है वो उसके 5 नंबर कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा और एक एंड पे उस पे जो है वो 3 कार्बन पे जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। 5 कार्बन पे जो है वो हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और 3 कार्बन पे हमेशा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यही फॉस्फेट जो है ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। यानी अब आप न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं अगला, और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी अटैच कर सकते हैं। और आप कितने भी न्यूक्लियोटाइड अटैच करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लें, हर दफ़ा जो है वो एक एंड उसका जो है वो इधर से फॉस्फेट पे 5 कार्बन वाले पे फॉस्फेट लगा हुआ होगा और उसके 3 कार्बन वाले पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट विल बी द अवेलेबल। ठीक है, तो अब आपने इसको जो है वो पहले इसका ये बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स जो है उनका स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे इसकी अटैचमेंट कि कैसे जो है वो 5 कार्बन शुगर के पास कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है और 5 नंबर कार्बन के पास फॉस्फेट अटैच है, एंड हाउ द टू न्यूक्लियोटाइड आर अरेंज्ड आर द बॉन्डेड टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसे 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में लिंक हुए हैं थ्रू अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, अभी भी कुछ हमारा इसके बारे में जो है वो रहता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।